नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GBR इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम मई महीने के प्रथम सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो दोस्तों, हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सुविचार: जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है, 90% तो इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। दोस्तों, आज आपके काम की सूचना क्या क्या है? तो RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आई हुई है, जिसकी लास्ट डेट नज़दीक आ गई है। तो आप इसे जाके देख लीजिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट 14/5/2024 तक ही है। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के अंतर्गत अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, जो कि सिर्फ BCom और CA वालों के लिए है, जिसमें लगभग 7000 पोस्ट आई हैं, जिसका लास्ट डेट जो है वो 9/6/2024 है। इंडियन नेवी अग्निवीर में SSR और MR का वैकेंसी आया हुआ है, जिसका लास्ट डेट 27/5/2024 है। तो इसे भी आप जाकर देख लेंगे। आगे चलते हैं, करेंट अफेयर के बढ़ेंगे हम। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में स्लाइड्स में कुछ बदलाव किए हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको कोशिश करना है कि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। वैसे हम इसका आंसर देंगे और उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित थॉमस कप किसने जीता? तो दोस्तों, थॉमस कप जो है वो चीन ने जीता, या भारत ने, या इंडोनेशिया, या मलेशिया ने? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चाइना, ठीक है। हाल ही में आयोजित जो थॉमस कप है, वैसे जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और थॉमस कप जो है वो मेल के लिए संबंधित है, और उबेर कप जो है वो फीमेल का बैडमिंटन कप है। और इस बार दोनों का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के चेंगडू में किया गया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में थॉमस कप और उबेर कप का जो आयोजन है वो इस बार चेंगडू में किया गया था। और दोनों को कौन जीता? तो चीन ने जीता। किसे हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। दोस्तों, 2022 का जो थॉमस कप था वो भारत ने पहली बार जीता था, मतलब भारत पहली बार जो थॉमस कप है वो 2022 में जीता। और उबेर कप जो है अभी तक भारत नहीं जीत पाया है, मतलब महिलाओं वाला जो बैडमिंटन कप है वो भारत अभी तक नहीं जीता है। 2025 का वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होगा? तो गुवाहाटी में होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है और दोनों साथ में ही खेलते हैं। और इनकी उपलब्धि के लिए 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी एक बार जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स, या राइटर्स, वाशिंगटन पोस्ट, या BBC? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में चुना गया है 2024 के लिए। दोस्तों, ये रहा पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और इसकी शुरुआत जो है 1917 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1917 में। और इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि USA है, उसके द्वारा इसे प्रदान किया गया है। दोस्तों, ऐसा ही एक और पुरस्कार है प्रिज्कर अवार्ड, जो कि इसी से मिलता जुलता है, तो आप उसे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रिज्कर पुरस्कार जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसलिए इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। 2023 का जो प्रिज्कर अवार्ड है वो रिकेन यामामोटो जो कि जापान के हैं, उनको दिया गया था। क्या कोई भी ऐसा भारतीय है जो ये पुरस्कार प्राप्त किया? तो हाँ, इसका जो एकमात्र भारतीय हैं ये प्रिज्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले, वो हैं बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को यह अवार्ड एक बार दिया गया है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये आप जो है वो प्रिज्कर अवार्ड और पुलित्जर अवार्ड में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसे? तो आलिया भट्ट, करीना कपूर, हिमा दास, या प्रियंका चोपड़ा? दोस्तों, तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया है? तो करीना कपूर को बनाया है, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया के बारे में और भी हम देखते हैं। तो जैसे यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। वैसे दोस्तों, इसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड भी इसका फुल फॉर्म होता है। 2023 में यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को किस लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो बाल अधिकारों के लिए बनाया था, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर, मतलब युवा एम्बेसडर
हिमा दास को बनाया था, जो कि एक भारतीय धावक हैं, मतलब एथलीट हैं। और यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर, मतलब ओवरऑल जो एम्बेसडर हैं वह हैं वनेसा नकाते, जो कि युगांडा की हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल या पेटीएम? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गूगल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। गूगल ने भारत में अपना पहला वॉलेट ऐप लॉन्च कर दिया है। गूगल जो है भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए डीजी कवच नामक प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, डीजी कवच जो एक प्रोग्राम है वो गूगल ने भारत में लॉन्च किया था। किस लिए? तो भारत में जो भी ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? ठीक है दोस्तों, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है वो 7 मई को मनाया गया। ठीक है, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रखेंगे, वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस सॉरी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले 100 रुपये का नोट जारी किया है? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नेपाल। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, नेपाल का ये 100 रुपये का नोट है, जिसमें भारतीय क्षेत्र हैं उसको ये अपने नोट में दर्शा दिया है। आखिर हम देखते हैं नेपाल के बारे में कुछ और जानकारी, और ये भी देखेंगे कि आखिर ये विवाद का कारण क्या है, जो कि बार बार उठ के आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं नेपाल का मैप। दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल से सीमा साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है इस साइड उत्तराखंड यहाँ पे नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। फिर इधर उत्तर प्रदेश साझा करता है, यहाँ पे बिहार साझा करता है किसे? तो नेपाल से अपना बॉर्डर। यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो नेपाल से साझा किया जाता है, और ये सिक्किम एक छोटा सा भाग, ये भी नेपाल से सटा हुआ राज्य है। तो भारत के जो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। देखते हैं विवाद का कारण क्या है। तो विवाद का कारण जो है वो काली नदी है, क्योंकि जब इसका जो बॉर्डर निर्धारण किया जा रहा था तो काली नदी के उद्गम स्थान को ही क्या माना गया था? तो इसका बॉर्डर माना गया था। लेकिन जो नेपाल है वो लिम्पियाधुरा को यहाँ पे क्या मानता है? तो काली नदी का उद्गम स्थान मानता है। लेकिन भारत जो है वो काला पानी को काली नदी का उद्गम स्थान मानता है, जो कि इस तरह ऐसे घूम के जाता है। ठीक है, ऐसे। लेकिन नेपाल का कहना है, नेपाल का क्या कहना है यहाँ पे देखेंगे फिर से। नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा जो है वो काली नदी का उद्गम स्थल है और ये ऐसे आता है, ऐसे। तो इसलिए जो आप हरा वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो नेपाल बताता है कि ये हमारे हिस्से में आता है। लेकिन भारत का कहना है कि नहीं, ये जो काली नदी का उद्गम स्थल है वो क्या है? काला पानी है और ये ऐसे आता है। सॉरी, एक मिनट दोस्तों। ये जो है काला पानी जो है वो उद्गम स्थल है काली नदी का, और ऐसे घूम के जो आ रहा है। इसलिए भारत का मानना है कि यही इसका उद्गम स्थल है, और इसलिए इसके जो इस साइड वाला है वो ये जो हरा वाला पार्ट है ये हमारे हिस्से में आता है। तो दोस्तों वैसे जो नेपाल के जो पीएम हैं वो पुष्प कमल दहल हैं, और नेपाल के प्रेसिडेंट जो हैं वो रामचंद्र पौडेल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? दोस्तों इसका जो है आप आंसर कीजिए, तब तक इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं। तो इसका जो है अभी 9वां संस्करण होने वाला है। कब? तो 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा, और 10वां संस्करण का आयोजन जो है वो 2026 में कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है बांग्लादेश। जो अभी जो 2024 का जो T20 विश्व कप है क्रिकेट का महिलाओं वाला, वो कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में होगा। आगे देखते हैं T20 विश्व कप मेल का क्या है। तो मेल जो है मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है उसका भी 9वां संस्करण है, और आईसीसी ने मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे? तो उसेन बोल्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही साथ युवराज सिंह और क्रिस गेल को भी इसमें शामिल किया गया है। 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा।
देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में भी आप। ठीक है, पहली बार जो इसमें जो है वो 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और अमेरिका, कनाडा, युगांडा ऐसे देश हैं जो कि मेंस टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। और पहली बार मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2007 में किया गया था और जिसे भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया था। उस समय भारतीय टीम का कप्तानी कौन कर रहे थे? तो महेंद्र सिंह धोनी। और भी देखते हैं तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का ये 9वां संस्करण है। आपने देखा महिलाओं का भी जो है वो भी 9वां ही संस्करण है। और जो अमूल दूध है वो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और अमेरिकी टीम का स्पॉन्सर बना है। ऑफिशियल एंथम जो है इस बार 2024 का वो है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 6 रेफरी में से एक भारतीय शामिल हैं और वो कौन है? तो जवागल श्रीनाथ। और 20 अंपायर हैं टोटल, जिसमें 2 भारतीय हैं, एक तो है नितिन मेनन और एक है जयरामन मदन गोपाल। तो आप इसे भी याद रखेंगे। टोटल कितने अंपायर? तो 20 हैं, जिसमें 2 भारतीय हैं। दोनों भारतीयों का आपको नाम याद रखना है, एक है नितिन मेनन और एक है जयरामन मदन गोपाल। और टोटल 6 रेफरी में से एक भारतीय शामिल हैं, कौन? जवागल श्रीनाथ। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसका एंथम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। दोस्तों अगर आपको पता है कि हर सोमवार को हम इस तरह का वीडियो लाते हैं जिसमें साप्ताहिक पूरा करंट अफेयर हम कवर करते हैं और जो लास्ट सोमवार होता है महीने का उसमें हम पूरे महीने का करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। तो टोटल जो है एक महीने में 4 वीडियो आती हैं करंट अफेयर का। तो आप इसे सभी वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन, यूएन ने किस दिन को विश्व फुटबॉल होगा, ठीक है, फुटबॉल विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? किस दिन को? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 25 मई। 25 मई को यूएन ने विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। क्यों? क्योंकि 25 मई 1924 में पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल 25 मई 1924 में पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था दोस्तों? तो पेरिस में खेला गया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशन के बारे की हम बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हो गया है? तो कौन सा कंपनी है? HDFC, SBI, ICICI या उज्जीवन बैंक? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ICICI। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं कि 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो सबसे पहली कंपनी है रिलायंस, दूसरा टाटा, मतलब सबसे कंपनी जो पहली थी वो कौन थी? तो रिलायंस थी, उसके बाद टाटा, HDFC, फिर SBI बनी, उसके बाद अभी 5वें नंबर पे कौन आ गई है? ICICI। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हालांकि इसके पिछले वाले इंडेक्स में विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां था, लेकिन अब ये 2 स्थान नीचे आया है और इसका स्थान जो है 159वां है। टॉप पे कौन है? तो नॉर्वे है। देख सकते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तो और भी हम इंडेक्स देखेंगे। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 में के अनुसार टोटल जो भारत में है वो 718 हिम तेंदुआ हैं, जिसमें से सबसे अधिक 477 लद्दाख में है और सबसे कम 9 जो है वो जम्मू कश्मीर में हिम तेंदुआ हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान 41वां है। टॉप पे कौन है? नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक 2022 के अनुसार 134वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ और टॉप पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान 42वां है और टॉप पे कौन है? US है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्थान 108वां है और टॉप पे डेनमार्क है। और भी देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान 4था है, टॉप पे US है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत को 3रा स्थान मिला है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान 93वां है और टॉप पे डेनमार्क है। इसको लॉन्च कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान 126वां है और सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का स्थान कितना है? तो 51वां। टॉप पे सिंगापुर है, मतलब सिंगापुर जो है वो व्यापार के लिए वहाँ पे वातावरण सबसे अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आप आंसर कीजिए। 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई? दोस्तों
पहली बार 1948 में इसे मनाया गया था। इसी दिन मतलब इसी दिन को 1928 में रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले हेनरी ड्यूनेंट का जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। मतलब जो रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट, उनको इसी दिन पे स्विट्ज़रलैंड में इनका जन्म हुआ था। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता था, 8 मई को मनाया जाता है। और 8 मई 1928 को हेनरी ड्यूनेंट का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? हेनरी ड्यूनेंट को। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दुनिया का एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे 3 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी थीम क्या है? तो कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जंगलों की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन बादल, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट या ऑपरेशन करुणा? दोस्तों इसका आंसर आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। जितने भी क्वेश्चन है उसका कोशिश करें आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का, क्योंकि आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो लिखने से आपको याद भी होगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। जो उत्तराखंड सरकार है जंगलों की आग से निपटने के लिए जो है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया। और भी ऑपरेशन देखते हैं जो कि भारत द्वारा चलाए गए हैं। तो ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन करुणा, चक्रवात प्रभावित म्यांमार को सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था भारत ने। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, नाम आपने सुना होगा, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। ऑपरेशन ऑल आउट, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन उपलब्ध भी आरपीएफ द्वारा चलाया गया। और ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो बीएसएफ द्वारा चलाया गया। और भी ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन अजय, इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन कावेरी, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और ऑपरेशन राहत, यमन में अपने नागरिकों और दूसरे नागरिकों को बचाने के लिए, मतलब यमन में अपने नागरिकों और दूसरे देश के नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया। अल-अक्सा फ्लड, अल-अक्सा फ्लड जो है वो हमास का जो इजराइल पे हमला हुआ था उसका कोड नेम था, गुप्त कोड नेम अल-अक्सा फ्लड। आयरन ऑफ स्वॉर्ड, जो इजराइल का हमास पर हमला हुआ उसका नेम था आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय बास्केटबॉल टीम के हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग, इगोर स्टिमेक, क्रैग फुलटन या हरिंदर सिंह? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्कॉट फ्लेमिंग। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय बास्केटबॉल टीम के हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं तो और भी कोच हम देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रैग फुलटन को नियुक्त किया गया है। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन हैं? तो हरिंदर सिंह हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं इगोर स्टिमेक। तो ये जितने भी कोच हैं ये आप याद रखेंगे। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। और कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर एक बार लिखें। पेरू लाओ पैसा बचाओ अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पेरूल है इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये जो है ये जंगलों में क्या होते हैं, बहुत जगह पर फैले होते हैं और ये बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। अगर एक जगह यहाँ पे कहीं पे भी इसमें अगर आग लग जाए तो पूरे जंगलों में आग लग जाती है। जैसे कि हम अभी पीछे भी देखें कि उत्तराखंड सरकार जो है इन जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट भी चला रही है। तो जो ये आग है, आग जो लग जाती है इसको बचाने के लिए वहाँ की सरकार क्या कर रही है?
तो ये जो पेरोल है इनको इकट्ठा करके लोग क्या करेंगे, सरकार को बेच देंगे। बदले में सरकार क्या करेगी, उनको 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनको क्या देगी, पैसे दे देगी। जिससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और जंगलों में आग जो लग रहे हैं वो भी कम होगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये सरकार इसको लेकर करेगी क्या। तो सरकार दोस्तों जैसे देखते हैं पशु जो पालतू जो पशु होते हैं उनके बिस्तर बनाए जाएंगे। इससे फल जो पैकेजिंग होते हैं फलों का उसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। और भी जैसे कि जो गोबर होते हैं, गोबर के साथ इनको मिलाकर उर्वरक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जंगलों में लगी हुई है आग, ये पेरूल के कारण। और यहाँ पे देखिए ये है पेरूल जिसको इकट्ठा किया जा रहा है और इसको इकट्ठा किया करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। बदले में 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इनको क्या पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तब तक का और भी जो हाल ही में जो क्या है जो अभ्यास, संयुक्त अभ्यास जो भी आयोजित किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है विक्टस हेज। जैसे कि आपको पता है कि हर देश का अपना 3 सेना होता है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। बट जो यूएसए है उसके पास अंतरिक्ष की सेना भी है, मतलब स्पेस फोर्स, और यही विक्टस हेज को आयोजित करेगी। अंतरिक्ष में ये पहली बार युद्धाभ्यास किया जाएगा और पूर्वी लहर एक युद्धाभ्यास है जो कि भारतीय नौसेना द्वारा भारत के पूर्वी तट पर आयोजित किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंजाब। जो गगन स्ट्राइक 2 है वो कौन सा राज्य में आयोजित किया गया, तो पंजाब में। दोस्तों और भी जो युद्धाभ्यास हैं वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि हम वो हर वीडियो में देखते आ रहे हैं, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में बहुसंख्यक जनसंख्या में सबसे अधिक गिरावट आई है। एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा, एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण। इसके अनुसार जो है इसमें ये स्टडी जो भी साउथ एशिया के जितने भी देश हैं वो सब जगह पे जाके स्टडी किया गया और देखा गया कि वहाँ की जो बहुसंख्यक जनसंख्या है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुसंख्यक कहने का मतलब जैसे कि भारत में हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक है, पाकिस्तान में मुस्लिमों की संख्या बहुसंख्यक है, भूटान में बौद्धों की संख्या बहुसंख्यक है, बांग्लादेश में मुस्लिमों की संख्या बहुसंख्यक है। तो वहाँ पे ये देखा गया कि उसमें क्या बदलाव आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है बहुसंख्यक जनसंख्या में वो कहाँ आई है, तो म्यांमार में आई है। दोस्तों म्यांमार इसका राइट आंसर है। और भी देखते हैं कि कहाँ पे कितनी गिरावट आई है, कहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हुई है। देखिए सभी दक्षिण एशियाई देशों की स्टडी की गई और बताया गया कि किस देश में वहाँ की बहुसंख्यक आबादी में कितना गिरावट आई है। तो म्यांमार में 9.84% की गिरावट आई है। माइनस आगे लगा हुआ दोस्तों, इसका मतलब है देखिए यहाँ पे गिरावट आई है। अगर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है वहाँ की बहुसंख्यक आबादी में। तो हम भारत में देखते हैं, भारत में जो है 7.82% की गिरावट आई है हिंदुओं की जनसंख्या में। मालदीव में 1.47% की गिरावट आई है। अफगानिस्तान में 0.29% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीजमेंट हुई है। पाकिस्तान में मुस्लिमों की आबादी 3.75% की बढ़ोतरी हुई है। श्रीलंका में 5.25% की बढ़ोतरी हुई है। भूटान में 17.67% की बढ़ोतरी हुई है और बांग्लादेश में सबसे अधिक 18.55% की बढ़ोतरी हुई है वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है, मतलब मुस्लिम उनमें, क्योंकि बांग्लादेश में जो बहुसंख्यक हैं वो क्या हैं, तो मुस्लिम हैं दोस्तों। और भारत का जो स्थिति है वो क्या हुआ है, तो भारत में जो बहुसंख्यक हैं हमारे हिंदू, उनका जो आबादी है उसमें क्या हुई है, तो 7.82% का गिरावट आया है दोस्तों। तो इतने यहाँ बने रहने के लिए थैंक्स अलॉट। और जो भी आपका सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, हमारा जो बदलाव है वो कैसा लगा, आपको जो इस तरह का जो हमने अभी इस बार जो पीपीटी में बदलाव किया है वो आपको कैसा लगा फ़ोटो के साथ, और जो हमने जो ऑप्शन दिया क्वेश्चन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया कि करेंट अफेयर जो क्वेश्चन के फॉर्म में प्रोवाइड कराया वो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लें और इसको वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।